वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर इन एजुकेशन। जैसा कि हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था पिछली बार वो साइंस पढ़ा था, उसके अध्याय कंप्लीट हो चुका है। गाइस सिलेबस पूरा हो चुका है। उसके मैं कुछ एक सीरीज़ चलाऊँगी। इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैं एक बहुविकल्पीय प्रश्न का एक टेस्ट सीरीज आप दूंगी, ठीक है। तो वो मैं स्टार्ट करूँगी कल से। तो आज से मैं सामाजिक अध्ययन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसका लेक्चर नंबर 1 और पेपर नंबर 5, इसका पहला जो टॉपिक है वो है इतिहास का अर्थ, महत्व, इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है गाइज़, ये हम आज से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्लास को अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें, जिससे वो अपने नोट्स बना सकें। ठीक है गाइज़, चलिए आज से मैं सामाजिक अध्ययन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो विषय है सामाजिक अध्ययन, वो लेक्चर नंबर 1 आज से शुरुआत करते हैं। क्लास गाइस कंटिन्यू रहेगी, आप लोग इससे नोट्स बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चैप्टर नंबर 1 इतिहास का अर्थ, महत्व, जानने के स्रोत। गाइस इतिहास जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास के जो पिता हैं वो उनको हेरोडोटस कहते हैं। और इतिहास का अर्थ क्या होता है? ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, अर्थात ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर एक ऐसा चित्र बनाना जो सार्थक हो। पूर्व काल में मानव के द्वारा की गई विशिष्ट घटनाओं का वर्णन इतिहास है। इतिहास का महत्व क्या होता है? इतिहास के महत्व में बीते हुए समय में लोगों द्वारा जोड़ी गई चीज़ों से जान सकते हैं, जैसे खिलौने हैं, हथियार, बर्तन, कपड़े, मिट्टी से बनी चीज़ें इत्यादि। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं? इसके प्रमुख स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, चलिए पुरातात्विक स्रोत में देखते हैं पहले। तो इसमें पहले उत्खनन से प्राप्त सामग्री। उत्खनन मतलब जहाँ से खोद कर निकाली गई सामग्री। तो उसमें पहला है धर्म और कला के साक्ष्य। वो कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, लोथल यानी कि जो गुजरात में है, रोपड़, कालीबंगा, यहाँ से धर्म और कला के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है धार्मिक जनजीवन के साक्ष्य। ये दक्षिण भारत के अगदी, बनवासी, चिरांद जो बिहार में है, चित्तल दुर्गा कर्नाटक में है। दूसरा हमारा है अभिलेख। तो अभिलेख क्या है? इसके अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ, दानपत्र तथा स्मारक आदि आते हैं। अभिलेखों की भाषाएं क्या होती हैं? तो अभिलेखों को हम संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा इत्यादि होती हैं। अभिलेख जो होते हैं वो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में खुदे हुए हैं। अच्छा, प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? तो प्रमुख अभिलेख हमारे हैं, प्रमुख अभिलेखों में अशोक के अभिलेख, इंडो यूनानी, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, मेहरौली का लोहा स्तंभ, भीतरी गाजीपुर स्तंभलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख आदि विशेष उल्लेख हैं। गाइस हिंदी की क्लास के लिए मैंने आपसे कल बोला था, वो हम आज शाम को 4 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 11 बजे से हम सामाजिक अध्ययन का क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है गाइस। इसकी हम ये प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा है स्मारक। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, भारतीय स्मारक और विदेशी स्मारक। भारतीय स्मारक में क्या आता है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, नालंदा, कशिया, बनवासी, मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, सारनाथ आदि सभी स्थानों से भारतीय स्मारकों के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ प्रमुख स्थान हैं जिनको हम देख लेते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के स्मारकों को ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
तक्षशिला से कुषाणों के इतिहास की जानकारी मिलती है। वहाँ की मूर्तिकला द्वारा गांधार कला का ज्ञान होता है। पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। सारनाथ से बौद्ध धर्म व अशोक के इतिहास का पता चलता है। गाइस कुछ विदेशी स्मारक हैं, उनको भी देख लेते हैं। विदेशी स्मारकों में जावा, मलाया, कोचीन, बाली, बोर्नियो, कंबोज, चीन से प्राप्त स्मारक उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट हमारा है कंबोडिया। कंबोडिया के अंगकोर वाट से उपनिवेशों की स्थापना होती है। जावा के बोरोबुदुर से उपनिवेशों की स्थापना की जानकारी मिलती है। सुनगेईवशु से यहाँ से देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं। मुद्राएं देख लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन, ये मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। 306 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का निर्धारण मुद्राओं के आधार पर ही हुआ है। मुद्राओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। प्राचीन कला की मुद्राएं, तो शतमान नामक जो है वो रजत सिक्का कहलाता है और स्वर्ण सिक्के को हम निष्क नामक बोलते हैं। ठीक है, निष्क। ये तो कुछ मुद्राएं दे रखी हैं, सिथियन या पार्थियन मुद्राएं और भारतीय मुद्राएं। साहित्यिक स्रोत देखते हैं, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में क्या है, इसके अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। इसके 3 भाग हैं, 3 भागों को देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य, जिसमें वेद, पुराण, महाकाव्य, सूत्र और वेदांग आते हैं। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथाएं आती हैं और जैन साहित्य के अंतर्गत आगम, परिशिष्ट पर्व आते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य देखते हैं गाइस, तो इनका धर्म से ना तो सीधा संपर्क होता है और ना ही किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, वैशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट का हर्षचरित और कल्हड़ की राजतरंगिणी। विदेशी यात्रियों का वृत्तांत देख लेते हैं, जो हमारे यूनानी लेखक हैं हेरोडोटस, जो 5वीं शताब्दी में आया था भारत, और मैगनेस्तीज सेल्यूकस प्रथम का राजदूत है, ये भी भारत आया था। मैगनेस्तीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। गाइस क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति किसके शासनकाल में भारत आया था। मैगनेस्तीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इस पुस्तक में भारतीय संस्थाओं, भूगोल, कृषि आदि के विषय में बताया गया है। इंडिका में गंगा व सिंधु नदी का वर्णन भी है। एक और है सानवेग की पुस्तक, तो मैगनेस्तीज इंडिका 1846 में। ठीक है। चीनी लेखक देख लेते हैं, फायान, 5वीं शताब्दी में ये चीनी बौद्ध भिक्षु हैं। फायान का जन्म 337 ईस्वी में हुआ था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। बचपन का नाम इनका कुंग था। फायान पहला चीनी यात्री था। फायान 14 वर्ष तक भारत में रहे। नेक्स्ट है हमारा हुइंगसांग। हुइंगसांग ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये संस्कृत व चीनी भाषा बोलते थे। पुस्तक सी हुई है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। 10 वर्ष भारत में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन भी किया। प्रिय मित्र वुली, हुइंगसांग की जीवनी इन्होंने ही लिखी थी। फिर नेक्स्ट है हमारा इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी में आए थे। विक्रमशिला विद्यालय व नालंदा विश्वविद्यालय में रहे। तिब्बती लेखक भी देख लेते हैं। बौद्ध लामा तारानाथ रचित ग्रंथ कंग्यूर व तंग्यूर। अरबी लेखक कौन कौन से हैं? अलबरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत में आए। असली नाम इनका अबू रेहान मोहम्मद है। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी किताब उल हिंद है। कुल पुस्तक इन्होंने 146 लिखी थी। शिक्षा अध्ययन के प्रमुख केंद्र वाराणसी व कश्मीर रहे। ठीक है। शिक्षा अध्ययन क्या रहे? वाराणसी व कश्मीर। धरती की त्रिज्या नापने का फॉर्मूला भी इन्होंने ही दिया था। मानव की उत्पत्ति पुरापाषाण काल। मानव की उत्पत्ति है वो 3 कालों में हुई है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को देख लेते हैं। इसमें कृषि व पहिए का आविष्कार किया गया, आग की खोज की गई, कुल्हाड़ी
मुख्य औजार रहा। और इसमें जो जानवर रहा प्रथम वो कुत्ता रहा है। मध्य पाषाण काल में क्या है, कृषि व पशुपालन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। नव पाषाण काल में नोट करके आप लोग लिख लीजिए, आदि मानव सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर पाए गए। दूसरा, मेसोजोइक काल में सबसे बड़ा जानवर डायनासोर रहा। तीसरा, प्राइमेट नर वानर से मानव की उत्पत्ति हुई। गाइस कभी अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मानव की उत्पत्ति किस नर वानर से हुई है, तो प्राइमेट से, ठीक है, नाम याद रखना है इसका। फिर है नर घाटी सभ्यताएं। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, यह सभ्यता बलूचिस्तान में पनपी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल। खोज करता है इसके राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में इनकी स्थापना हुई। स्थान पश्चिम बंगाल के मांटगोमरी जिले में। प्राप्त सामग्री कहाँ हुई इसमें, लकड़ी की हल, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा, तांबे व पीतल का इक्का, मटर व तिल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। महत्वपूर्ण क्या रहा इसमें, हड़प्पा में शवाधान में सिर दक्षिण में होता था, जबकि प्राय सिर उत्तर दिशा में होता था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, खोज करता इसके राखलदास बनर्जी हैं। 1922 में इन्होंने स्थापना की। स्थान लरकाना है, पाकिस्तान में, ठीक है। प्राप्त सामग्री इसमें क्या हुई है, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित भवन, मोहर, मोम के सांचे, कांश की नर्तकी, मुखौटे, मेसोपोटामिया की मोहरें, पशुपति की मुद्राएं इत्यादि। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा इसमें एक महत्वपूर्ण नोट लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग टिरे को स्तूप टीला भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है चनहुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है। खोज करता है इसके NG मजूमदार रहे। 1931 में इनकी स्थापना हुई। स्थान सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। प्राप्त सामग्री मनके का कारखाना, शमशान, बकराकार ईंट और लिपस्टिक, ठीक है। आगे हमारा स्थल नदी और उत्खनन करता देखते हैं। लोथल जो कि गुजरात में है, ये भोगवा नदी व सांवर नदी की बसता है और इसके उत्खनन करता है MR राव। 1957 में इन्होंने स्थापना की। कालीबंगा जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है, इसके खोज करता रहे हैं अमलानंद घोष। 1953 में स्थापना हुई थी। धोलावीरा, ये भी धोलावीरा घग्गर नदी, डॉक्टर RS बिष्ट। 1990 से 1991। मिस्र की सभ्यता, यह सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई। सिंचाई से फसल होती है, यहाँ से उत्खनन, सर्वेक्षण आदि के प्रमाण मिले। विशेषताएं इसकी क्या हैं, इसमें सम्राट को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ के राजा फ़राओ कहलाते थे। मिस्र में 4 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। गाइस ये थोड़ा सा कट गया है, चलिए इसको मैं दोबारा से बता दूँगी आपको। कागज़ हाँ, और उसके बाद इसमें देवी देवताओं की संख्या 2200 बताई गई है। सबसे बड़ा देवता इसमें सूर्य है। गधे, बैल, बकरी का पशुपालन होता है। मिस्रवासी नूतन व सिंह चंद्रमा की पूजा करते थे। प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जो अंगूर, कपास, अंजीर। प्राचीन मिस्र में हल का आविष्कार भी किया, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। यह सभ्यता दजला व फरात नदियों के किनारे विकसित हुई। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच का स्थान। विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख शहर बेबीलोन का शासक हम्मुराबी। मेसोपोटामिया निवासी कील से मिट्टी पर अक्षर अकेरते थे, ठीक है। प्रमुख व्यवसाय इनका कृषि था। कुम्हार के चाक का प्रयोग करते थे। पाइथागोरस प्रमेय भी इन्होंने ही किया था। खगोलविदों ने दिन को 24 घंटों में बांटा। आकाश को 12 जिन्हें राशियाँ कहते हैं। चीन की सभ्यता, यह सभ्यता 22.5 लाख वर्ष पुरानी है। विशेषताएं, सर्वप्रथम स्मारक चीन की विशाल दीवार। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, कारीगर वर्ग और कृषक वर्ग। चीन की सभ्यता देख लिया है। मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था और संगति नामक देवता की पूजा करते थे, जिसका अर्थ है स्वर्ग का देवता, ठीक है। नोट करके लिख लीजिए आप लोग। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थीं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। नेक्स्ट हमारा है जैन धर्म व बौद्ध धर्म को देख लेते हैं।
लेफ्ट हैंड पे जैन धर्म, राइट हैंड पे बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध रहे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली में। मृत्यु उनकी 468 ईसा पूर्व में हुई पावापुरी में। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब बौद्ध धर्म पे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके तो पिता का नाम ही नहीं दिया है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इन्होंने त्रिरत्न दिए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर महावीर स्वामी के 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। संप्रदाय क्या है? दिगंबर जो बिना वस्त्रों के रहते थे और श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्रों में रहते थे। महावीर स्वामी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कुल तीर्थंकरों की संख्या है 24। गौतम बुद्ध के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिए थे। इस धर्म में दुख दूर करने के 8 मार्ग बताए गए हैं। गौतम बुद्ध ने संप्रदाय दिए हैं हीनयान, महायान। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और इनके पिता का नाम देखिए शुद्धोधन, ये यहाँ लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। माता का नाम माया और पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक, ओके गाइस, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इस क्लास को, अगर आपका सपोर्ट और प्यार बना रहा तो ऐसे ही मैं आपकी प्लेलिस्ट पूरी बना दूँगी जिससे आपके काम आए, ठीक है। अगर आपने आज की इस क्लास को बहुत ज़्यादा स्नेह, प्यार और सपोर्ट किया तो मैं आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू। शेयर कर दीजिए गाइस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स जितने भी उनको शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू।